नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा क्लासरूम में पेज टेस्ट जो करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प दिया हुआ, राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। दूसरा विकल्प है, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तीसरा विकल्प है, आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। तो अगर दोस्तों पहला विकल्प देखिएगा तो राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत ये तैत्तिरीय में नहीं दोस्तों, ये ऐत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। तो पहला ये गलत है, तो ये तैत्तिरीय नहीं है, ऐत्तिरीय ब्राह्मण में यहाँ हो जाएगा, ऐत्तिरीय ब्राह्मण में ये हो जाएगा। तो पहला विकल्प गलत है। दूसरा है, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत को उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये सही है और इसके बारे में बात करती है शतपथ ब्राह्मण में, तो ये 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण भी इसमें मिलता है। तीसरा है, आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों का निंदा की गई है। ये दोस्तों सही, तो इस प्रकार से 2-3 सही है, बाद बाकी एक गलत है इसका, तो इसका ऑप्शन सी मार लीजिए। आगे अगला प्रश्न है, मौर्य काल में महामात्या सर्प किस विभाग से संबंधित था। तो ये दोस्तों है, ये जो है ये गुप्तचर व्यवस्था से ये संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके प्रमुख पॉइंटों की बात कर लें तो गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्य सर्प कहा गया जाता है। और अर्थशास्त्र में गुप्तचर के गुड पुरुष तथा इसके अधिकारी को दोस्तों सर्प महामात्य कहा जाता है। और मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित तथा बड़े आकार में व्यवस्थित थी। और चाणक्य ने चतुर रंग बल जैसे पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ को सेना का प्रमुख भाग बताया है। और जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना में डाकुओं की गिरोह कहा जाता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों की कृषि कार्यों में पैमाने पर लगाया गया है। और कौटिल्य 9 प्रकार की तथा त्रिपिटक में ये 4 प्रकार की दासों को उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख में दास और कर्मकार का उल्लेख भी इसी में मिलता है। तो ये इसके प्रमुख पॉइंट थे। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, भारत में कुषाण शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों ये किन्हें माना जाता है, ये जो है ये पेशावर को ये दोस्तों विम किड फिशर्स को ये माना जाता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा 3 का। और इसके प्रमुख पॉइंटों की बात करते हैं, ये कुषाण वंश के संस्थापक को बात करती है, कुजूल कड़फिशेस इसका संस्थापक है, कुजूल कड़फिशेस इसके संस्थापक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो है कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक दोस्तों नाम करें तो वास्तविक संस्थापक यहाँ दोस्तों बात की जा रही, तो ये जो है तो विम कड़फिशेस इसका वास्तविक संस्थापक था। और कुषाण वंश का सबसे महान शासक दोस्तों बात करें, इसका महान शासक सबसे जो है ये कनिष्क इसके महान शासक हुए थे। और कुषाण वंश का अंतिम शासक की दोस्तों बात करती है वासुदेव इसके दोस्तों ये अंतिम शासक हुए थे। ये कुषाण वंश के प्रमुख ये शासक सब देखे थे। आगे बढ़ते प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों इसकी राजधानी की दोस्तों बात करती है उज्जयिनी इसकी राजधानी थी इसकी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंटों की बात कर ले तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी पाटलिपुत्रा, पहली राजधानी इसकी पाटलिपुत्रा थी पहली राजधानी। और दूसरी दोस्तों उज्जयिनी इसकी दूसरी इसकी राजधानी थी, इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रमुख पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और बात करें तो गुप्त काल में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा जो था ये सूती वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था, निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध किससे था। तो हर्ष की बात की जाती है लोहार वंश से हर्ष का संबंध था। और इसके प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिनी का अपने विशेष महत्व है। इसमें 8 रंग, इसमें 8 तरंग तथा लगभग 8,000 श्लोक हैं। और पहले के 3 तरंगों के कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलता है। और चौथा से लेकर छठे तक की दोस्तों बात करें, चौथा से छठे में कारकेट एवं उत्पल वंश का उल्लेख मिलता है। और 7वां से दोस्तों 8वां की बात करें, 7वां से 8वां की दोस्तों बात करें तो इसमें तरंग में लोहार वंश का इतिहास इसमें मिलता है। और लोहार वंश का दोस्तों संस्थापक की बात करें तो इसका संग्रामराज इसका संस्थापक था, संग्रामराज इसके संस्थापक थे। और दोस्तों बात करें हर्ष को कश्मीर का निरोभी कहा जाता है, हर्ष को कश्मीर का निरोभी इसको कहा जाता है। इसके प्रमुख पॉइंट थे। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में इकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया था।
तो ये जो दोस्तों है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इसका तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो इकता व्यवस्था को शुरुआत करने का श्रेय सर्वप्रथम जो मोहम्मद गोरी को जाता है, मोहम्मद गोरी को जाता सर्वप्रथम। और परंतु दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत के अनुसार इसका इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और इसकी समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसकी समाप्ति दोस्तों है ये समाप्त इसको अलाउद्दीन खिलजी ने के द्वारा किया गया था। और जबकि दोस्तों जबकि इकता की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको किया गया। दूसरी बार शुरुआत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको किया गया। तो इसका इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गोरी को प्रथम बार हार का सामना कब करना पड़ा था? दोस्तों बात करें मोहम्मद गोरी को, तो ये जो है ये 1778 में मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ गया था। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात कर ले तो मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की थी और मुल्तान पर आक्रमण कर इसे अपने अधीन कर लिया था। मुल्तान को अधीन अपने कर लिया था। और दोस्तों मुल्तान से आगे बढ़ते हुए 1178 में इसने पाटन पर गुजरात की चढ़ाई की, परंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह से पीटा और पराजित कर दिया। और यह भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, खामनौर का युद्ध कब हुआ था? तो खामनौर के युद्ध की बात करें तो ये 1576 में खामनौर का युद्ध हुआ था। एग्जाम में दोस्तों कई बार भी पूछ चुका है खामनौर के युद्ध के बारे में। इसको थोड़ा टिक आउट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत किताब में मिलते भी नहीं है। अगर दोस्तों बात करें इसके प्रमुख पॉइंट के बारे में तो ये अबुल फजल के अनुसार से हल्दी घाटी युद्धों को ही खामनौर का युद्ध कहा जाता है। और 1576 में दोस्तों 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप की विजय हुई थी हल्दी घाटी दोस्तों। और जिसमें से अकबर इसमें विजयी हुए थे। इसका प्रमुख पॉइंट था। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया है? दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात कीजिए, ये अब्दुल कलाम आज़ाद के दोस्तों ये अध्यक्षता में ये सब पारित किया गया। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। दोस्तों बात करें तो कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। इसमें गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता भी इसमें घोषित किया था। तो इसका ये प्रमुख पॉइंट था, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? इसका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दाजी कृष्ण पंडित इसके नेतृत्व करता थे। इसको ध्यान रखिएगा, गडकरी विद्रोह के। और इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करती है, खोंड विद्रोह उड़ीसा एवं बंगाल क्षेत्र में फैला हुआ था। यह ब्रिटिश सरकार के विरोध था और इसके नेतृत्वकर्ता चक्र बिश्नोई थे। चक्र बिश्नोई दोस्तों इसके नेतृत्वकर्ता थे। और बात करें दोस्तों तो कोल विद्रोह के क्षेत्र का सबसे छोटा नागपुर पहाड़ था और इसके प्रमुख नेता दोस्तों बुद्धो भगत थे। और अहोम विद्रोह की दोस्तों बात करें तो ये असम क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता दोस्तों ये घोमदर कुंवर थे। ये सब प्रमुख पॉइंट था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना वर्ष 1927 के प्रारूपकर्ता कौन थे? दोस्तों बात करें तो ये जाकिर हुसैन इसके प्रारूपकर्ता थे। इसके बारे में कुछ बात कर ले तो वर्धा शिक्षा योजना को दोस्तों ये 1937 में आई थी। यह गांधी जी द्वारा किया गया था और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसका प्रारूप तैयार किया था। और अगला प्रश्न है, कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। दोस्तों किसके आधार पर किया गया? दोस्तों ये जो है ये 12 का ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ये किया गया था। तो इसका दोस्तों आंसर इसका डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। और कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कर्ग, कछार का अंग्रेजी राज्य में विलय लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी जो था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो यह राज्य हड़प नीति के लिए विख्यात थे और उन्होंने जेम्स ऑस्ट्रम की रिपोर्ट पर अवध को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी राज में मिलाया था। और लॉर्ड एलनबरो द्वारा 1843 में सिंध विजय किया और इसके समय में ही रविवार की छुट्टी प्रारंभ की गई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। और जीटी रोड का मरम्मत दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया था।
और तथा साथ ही भारतीयों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति इसी के समय में दिया गया था, आकलन के समय में। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जिसकी दोस्तों बात करें तो ये जो है ये अशोक मेहता इसके लेखक हैं। और इसके प्रमुख बात दोस्तों बात करें तो ये 1857 की विद्रोह से संबंधित पुस्तक उनका लेखक है। और द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस ये 1857 ईसा पूर्व BD सावरकर है। और द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट इसके दोस्तों लेखक जो ये सर सैयद अहमद खान थे। और द सिपोय ऑफ यूनिटी की दोस्तों बात करें तो द सिपोय ऑफ यूनिटी की दोस्तों बात करें तो ये 1857 से दोस्तों ये RC मजूमदार थे। तो इसको भी दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट सब पॉइंट इसके फल के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। अगला प्रश्न है काकोरी कांड में अभियुक्तों की बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। दोस्तों ये किन्हें बनाए गए थे? ये जो है गोविंद बल्लभ पंत को ये बनाए गए थे। इसको ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से औपत्ति को चुने। पहला विकल्प है स्वदेश मित्र में से लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दूसरा है ट्रिब्यून दयाल सिंह मजेठिया। तीसरा है हिंदू GS अय्यर राघवाचारी। तीसरा है समाचार दर्पण। दोस्तों पहला विकल्प जो देखिएगा स्वदेश मित्र इसके दादा भाई नौरोजी नहीं है। इसके दोस्तों बात करें तो ये GF अय्यर इसके दोस्तों ये हैं इसके हैं संस्थापक। स्वदेश मित्र नाम समाचार पत्र के संस्थापक दोस्तों ये GF अय्यर इसके संस्थापक थे, GS अय्यर इसके संस्थापक थे। दोस्तों ये पहला ही गलत है, बात बाकी है सभी सभी दोस्तों ये सही है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में देखा गया है? दोस्तों बात करें तो ये जो है ये सर्वाधिक विस्तार ये मणिपुर में देखा गया है। और दोस्तों बात करें तो चट्टानों का विकास क्रम का तो ये इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये अर्कियन से बड़ा दोस्तों है धारवाड़ से दोस्तों बड़ा है कुडप्पा। और कुडप्पा से दोस्तों बड़ा है विंध्यन। और दोस्तों विंध्यन से बड़ा है गोंडवानालैंड। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मोलेसिस बेसिन अवस्थित है कहाँ पर है? मोलेसिस बेसिन की दोस्तों बात की जा रही ये जो है ये मिजोरम में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों C हो जाएगा। और मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। यह कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है खारदुंगला दर्रा अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? ये जो दोस्तों ये लद्दाख में अवस्थित है, ये कई बार ही पूछ चुका है खारदुंगला दर्रा। तो बात करें तो लद्दाख में अवस्थित दर्रा की दोस्तों बात करें लद्दाख में कौन कौन सा है तो इसको नोट कर लीजिए काराकोरम, देवसंगला यहाँ। और दोस्तों लानकला, चंगला, जाराला और खारदुंगला इसके दोस्तों ये प्रमुख इसके यहाँ के दर्रा है। और दोस्तों बात करें बुर्जिला दर्रा के दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है। और माना नीति लिपुलेख तथा मुर्निंगला दर्रा दोस्तों ये उत्तराखंड में सब अवस्थित है। तो दोस्तों ये प्रमुख पॉइंट है, सबको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? दोस्तों असत्य की दोस्तों बात की जा रही है तो देखिए असत्य कौन सा है? पहला है नारायण सरोवर गुजरात, दूसरा है पाला मिजोरम, तीसरा काकड़िया और चौथा उमियम। दोस्तों देखिएगा तो C पर जो है ककड़िया असम में है दोस्तों, ये असम में नहीं है। अगर इसकी बात कर ले तो ये ककड़िया दोस्तों ये गुजरात में अवस्थित है, ये गुजरात में ये अवस्थित है। और जबकि दोस्तों असम में दीपोर दोस्तों ये अवस्थित है। असम की दोस्तों बात करें तो असम में कौन सा दीपोर ये असम में अवस्थित है। इसे प्रमुख पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? दोस्तों बात की जा रही कोपेन का, इसका बोल रहा है जलवायु आधार क्या है? इसका जो है इसका वर्षा एवं तापमान इसका जलवायु आधार इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो जलवायु वर्गीकरण की अनेक पद्धति है, इनमें से कोपेन को जलवायु वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। और कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण हेतु तापमान एवं वर्षा को आधार बनाया है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हुआ प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? दोस्तों बात करती है यूकेलिप्टस को ये कहा जाता है। इसका दोस्तों आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको ध्यान फिर से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? तो ये दोस्तों ये यूकेलिप्टस को ये कहा जाता है। ऑप्शन बी पर दिया लिखा गया
इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों की जाती है तो ये लघु सिंचाई योजना से की जाती है, इसको ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। और वृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत दोस्तों ये 10,000, ये वृहद की दोस्तों बात करें तो ये 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि संचित की जाती है। इसके अंतर्गत बड़ी नहरों तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को शामिल किया गया है। और मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत मध्यम की बात करें दोस्तों तो इसमें 2 से लेकर 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच भूमि सिंचित की जाती है और इसके अंतर्गत छोटी नहर को रखा गया है। और दोस्तों और लघु सिंचाई योजना की दोस्तों बात करें तो इसमें 2,000 हेक्टेयर से कम भूमि, लघु की बात करें तो इसमें दोस्तों 2,000 से कम भूमि इसमें की जाती है सिंचाई। ये सब दोस्तों के प्रमुख पॉइंट, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों कुआं, नलकूप, तालाब आदि को इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। और दोस्तों बात करें तो ये जो है विकल्प देख लीजिए, इसका विकल्प क्या क्या दिया हुआ है। पहला विकल्प है बिहार, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है असम और चौथा है उड़ीसा। और दोस्तों बात करें सर्वाधिक की कहाँ पर है तो ये दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ये देखा गया है, तो इसका आंसर दोस्तों ये बी हो जाएगा। और दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य की बात करें तो पहला हिमाचल प्रदेश जो है, तो हिमाचल प्रदेश में ये 90% यहाँ देखा गया है। और दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार में ये 88.7% देखा गया है। और असम की दोस्तों बात करें असम की तो असम में 85.9% देखा गया है। और दोस्तों उड़ीसा की बात करती है, उड़ीसा में 83.3% यहाँ देखा गया है। और मेघालय सब की दोस्तों बात करें तो मेघालय में 79.9% यहाँ देखा गया है। तो ये 5 राज्य कम देखे दोस्तों, ये जो सर्वाधिक है, जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वंशधा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। वंशधा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बात की जा रही है, ये जो है ये नागालैंड में, दोस्तों ये त्रिपुरा में ये अवस्थित है। वंशधा ये थोड़ी दोस्तों ये गुजरात में अवस्थित है। वंशधा ये गुजरात में अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। लाखर की बात करें दोस्तों ये जो है ये मिजोरम में ये निवास करती है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों बात की जाए गणगौर लोक नृत्य का इसका संबंध जो है ये राजस्थान से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र तो ये दोस्तों है ये असम में ये अवस्थित है। और दोस्तों बात करें तो असम का प्रमुख तेल क्षेत्र की बात करें तो ये डिगबोई नाहर कटिया और सुरमा घाटी, इसके ये दोस्तों ये प्रमुख इसके क्षेत्र हैं। सुरमा घाटी ऊपर में ही दे दिया गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, चूटक परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। दोस्तों बात करें तो ये चूटक परियोजना की बात की जा रही है, ये जो है ये सुरू नदी पर ये अवस्थित है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों असत्य की बात करें तो ये देखिएगा, पहला है संवहन तरंग होम्स, दूसरा है महाद्वीपीय फिसलन डेली, तीसरा है महाद्वीपीय विस्थापन जोली, चौथा है तापीय संकोचन ये जेफरी। दोस्तों बात करें सी पर जो दिया गया है महाद्वीपीय विस्थापन जोली, दोस्तों ये गलत है। तो बात करते ये महाद्वीपीय विस्थापन फिसलन दोस्तों ये वेगनर है, इसका ये वेगनर इसका हो जाएगा। और दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की दोस्तों बात करती है जेली हो जाएगा। जेली की दोस्तों बात करती है रेडियो एक्टिविटी के लिए दोस्तों ये जेली हो जाएगा। तो इसका दोस्तों बात बाकी सी गलत था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है। और दोस्तों बात करें मोजाम्बिक जलधारा की तो ये जो है ये हिंद महासागर की मोजाम्बिक जलधारा है। और इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करती है मोजाम्बिक तथा अगुलहास ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम व्यवस्था की गई है। तो ये जो है दोस्तों ये चार्टर्ड एक्ट 1853 के अनुसार इसकी व्यवस्था की गई है। और इसकी बात करें दोस्तों ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक चार्टर एक्ट दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा।
तो अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे और दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था और इसके तहत ही योग्यता के अनुसार पद पर नियुक्त की बात की गई थी। इस सबको ध्यान रखिएगा। और भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 का है। सर्वाधिक इस पर दोस्तों 1935 का। अगला प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। दोस्तों ये कहाँ से ग्रहण किया गया है? ये जो है ये जापान से ग्रहण किया गया है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जापान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस राज्यों के निर्माण का हंसी आरोही क्रम में है? दोस्तों बात करें हंसी का, तो ये बोल रहा है किस में आरोही क्रम में है। दोस्तों देखिएगा, तो पहला जो है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ये इसी का है दोस्तों है। तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। और बात कर ले इसके बारे में, तो नागालैंड भारत का 16वां राज्य 1963 में बना था। और दोस्तों बात करें मेघालय का, तो 21वां राज्य 1972 में मेघालय जो है, तो ये पहले इसको लिख लीजिएगा। नागालैंड 1963 में बना था और मेघालय दोस्तों बात करें तो ये 1972 में बना था, 1972 में बना था। और दोस्तों बात करें तो सिक्किम की बात करें तो ये सिक्किम 1975 में बना था। सिक्किम जो है ये 1975 में बना था और ये 22वां राज्य था। और दोस्तों ये 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत ये स्वराज्य का दर्जा भी प्राप्त किया था। परंतु 36वां संविधान संशोधन की दोस्तों बात करती है 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का ये दर्जा मिला था। और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, इसमें अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये 24वां संविधान संशोधन राज्य 1987 में इसका गठन किया गया था। तो सबका देख लिए दोस्तों, तो ये 1963, 1972, 1969 और 1987 इसका दोस्तों ये प्रमुख पॉइंट था इसका। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्ति को नहीं। दोस्तों बात करें किस में कही गई है, तो ये जो है ये स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 के अनुसार इसको कहा गया है। तो इसका ऑप्शन तो डी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इसके प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हुए, ये प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में किया गया था। और बिरुवारीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। और विधिक व्यक्ति के अंतर्गत कोई कंपनी या निगम आता है। अगला प्रश्न है, परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है? दोस्तों बात की जा रही है परमादेश की किसके द्वारा जारी नहीं की जा सकती है। तो ये जो है ऑप्शन डी पर देखिएगा, तो ये निजी व्यक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति, इनमें से दोस्तों ये किसी के द्वारा ये जारी नहीं की जा सकती है। इसका ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और इसकी आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? और दोस्तों बात करें इसका ऑप्शन पहला है तो उद्देश्य का, दूसरा ऑप्शन दोस्तों बात करें दूसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मूल कर्तव्य, चौथा है मूल अधिकार। दोस्तों ये दूसरा जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोस्तों यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होते हैं? दोस्तों बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक की दोस्तों बात की जा रही है। इसमें जो है कुल दोस्तों 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक इसमें होते हैं, 20 की संख्या इसमें होती है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और जमींदारी उन्मूलन दोस्तों ये 9वीं अनुसूची का अतिरिक्त अनुच्छेद 39 के तहत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। इसको भी प्रमुख पॉइंट है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। दोस्तों ये समक्ष कौन रखता है, बात वही हो रही है। तो जो राष्ट्रपति ये रखता है, इसको ध्यान रखिएगा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति संसद की पटल रखता है और संसद लोकसभा अध्यक्ष या लोकलेखा समिति के माध्यम से उस रिपोर्ट की ये जाँच करती है। तो इसका ये प्रमुख इसका डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, संसद को स्थगित करने का अधिकार है किसको है? अगर दोस्तों बात की जाए संसद की स्थगित करने की, तो ये जो है ये पीठासीन अधिकारी के पास ये अधिकार ये होता है। और दोस्तों बात करें संसद को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति के पास ये होता है। और संसद के सत्र का सत्रावहन एवं आहूत राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है। आगे बढ़ते हुआ प्रश्न है, अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों बात करें कौन शक्ति प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 287 के अंतर्गत से दोस्तों देखिएगा, तो इसमें
विद्युत की बिक्री तथा उपभोग कर पर लगाने की व्यवस्था इस पर की गई है। तो इसका दोस्तों आंसर इसका ये हो जाएगा। और इसमें कुछ पॉइंटों दोस्तों बात कर लेती है। अनुच्छेद 287 में यह प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगा सकती है, किंतु 2 मामले में ऐसा नहीं कर सकती है। पहला मामला है विद्युत भारत सरकार द्वारा उपयोग की जा रही हो। दूसरा है किसी रेलवे निर्माण, रख रखाव आदि के लिए भारत सरकार या रेलवे कंपनी द्वारा उपयोग किया जा रहा हो। इसका ये प्रमुख पॉइंट था। और समाचार पत्रों की बिक्री पर दोस्तों कर की बात करती है 286 के अंतर्गत ये लगाता है 286। और दोस्तों बात करें और व्यापार आजीविका एवं नियंत्रण नियोजन पर कर की, तो ये 276 के अनुसार ये लगता है। 276 के अनुसार ये सब लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ये राजस्थानी भाषा दोस्तों इस नहीं है, बाद बाकी गुजराती, कश्मीरी और डोगरी है दोस्तों, ये सभी सर्वधर्मीय वर्णित भाषाएं हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है? तो दोस्तों बात करें राष्ट्रपति शासन का, ये जो दोस्तों ये 2 माह का पहली बार में ये होता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। और राष्ट्रपति आयत पहली अवधि 1 माह या 30 दिन की होती है, परंतु दोनों सदनों के अनुमोदन के प्रति 6 माह और इसी प्रकार से अनिश्चित काल तक होता है। और राष्ट्रपति शासन की पहली अवधि दोस्तों 2 माह की होती है और दोनों सदनों के अनुमोदन से ये 6 माह तथा अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक हो सकती है। और दोस्तों बात करें वित्तीय आपातकाल की पहली अवधि दोस्तों, तो ये 2 माह तक का भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्न है, किस संविधान सभा संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण की स्थान देने की दोस्तों बात की गई है? तो ये ऑप्शन सी पर 73वें संविधान संशोधन में इसमें किया गया। और दोस्तों बात करें 73वें संविधान संशोधन, तो ये 1992 में के तहत भारतीय संविधान के पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक राज्य का दर्जा दिया गया है। और इसके तहत ही महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात की गई है। और दोस्तों बिहार पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण है। बिहार में दोस्तों ये 50% आरक्षण बिहार में दिया गया है। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों बात करें, पहला है केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तीसरा है महिला आयोग, चौथा है अल्पसंख्यक आयोग। दोस्तों इसकी बात करें तो ये जो पहला विकल्प है ये केंद्रीय प्रशासनिक ये नहीं है, बाद में कि दोस्तों ये तीनों ये है, तो ये पहला इसका सही हो जाएगा। और केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण दोस्तों ये अनुच्छेद 323 के एक तहत ये संवैधानिक निकाय है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य कला विज्ञान समाज सेवी मनोनीत होते हैं। कितने दोस्तों होते हैं? तो ये जो है तो ये 1/6 भाग इसमें सदस्य इसमें मनोनीत होते हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में दोस्तों क्या परिवर्तन होगा? जब एक समान वेग से जो दोस्तों जाएगा तो इसके भार में दोस्तों ये अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इससे पहले हम लोग कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। यह नियम दोस्तों किसका है? तो इसे ये दोस्तों बात ये हुक का नियम ये दोस्तों ये कहता है, इसका हुक का नियम। और हुक के नियम कर दो फर दोस्तों ये प्रतिफल जो होते हैं दोस्तों ये अल्फा विकृति के अल्फा विकृति दोस्तों बात करें तो ये प्रतिफल बाय विकृति दोस्तों बराबर एक नियतांक होता है। प्रतिफल बाय विकृति की दोस्तों बात करें विकृति की बात करें बराबर होता है एक नियतांक होता है। और एक नियतांक बराबर दोस्तों ई बराबर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ई को ही दोस्तों ये प्रत्यास्था गुणक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अतरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो ये किस में मापा जाता है दोस्तों? तो ये जो है ये हाइड्रोमीटर में ये मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर दोस्तों ध्वनि पर बोल रहा है ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो इसमें दोस्तों होती है तो इसका प्रमुख पॉइंट दोस्तों पहले बात करते हैं। ये माध्यम का ताप बढ़ने पर इसमें ध्वनि का चाल दोस्तों बढ़ जाती है। और वायु में 1 डिग्री ताप बढ़ने पर ध्वनि के चाल में दोस्तों ये 0.61 मीटर प्रति सेकेंड ये बढ़ जाती है। आप पहला विकल्प देखिएगा, चाल घट जाती है, दूसरा चाल वो परिवर्तित रहती है, चौथा है दोस्तों कि चाल पहले से बढ़ती है और फिर घट जाती है, और चौथा है चाल बढ़ जाती है। दोस्तों हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि क्या होती है, चाल बढ़ जाती है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है और आज के 5th क्लास प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? दोस्तों ये पूछ रहा है कौन सी दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ये दोस्तों ये अवतल दर्पण को ये कहा जाता है। और इसके बारे में कुछ बात कर ले तो ये उत्तल दर्पण जो है इसको दोस्तों अपसारी कहा जाता है, ये अपसारी कहा जाता है। और अवतल लेंस की दोस्तों बात करें तो ये अवतल लेंस जो है अवतल लेंस की दोस्तों ये उसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल दोस्तों ये अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका प्रमुख पॉइंट पहला हो गया कि उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसका ये प्रमुख पॉइंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।